स्वागत है आपका आरबीएससी मैथ चैनल में। हमने जो पहली क्लास है अम्ल, क्षार और लवण की पहली क्लास आपने देखी 10, उसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे व्याख्या सहित एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तक में से लिए हुए। आज हम करेंगे 11 से लेकर और 20 तक, यानी अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक से 10 प्रश्न अपने और करेंगे और प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। आपको बताना है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या फिर कोई नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय? जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोई धातु ऑक्साइड ले लिया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम अपने को पता है धातु है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड हो गया। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं एसिड से। एसिड ले लिया अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बनाएगा कैल्शियम और क्लोरीन साथ में मिलकर बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना लिया, कैल्शियम क्लोराइड। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। तो अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु ऑक्साइड, इनके रिएक्शन से क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड यानी लवण बन गया। यानी ये तो एसिड हो गया, ये एसिड है। और लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो। इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्षार है, तभी तो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल प्राप्त हुआ है। तो ये रीजन है इसका। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। और आप इसका उल्टा भी होता है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अगर आपको कोई पूछे अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति तो अम्लीय, और धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति तो क्षारीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से सही कथन आपको चयन करना है। पहला है, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा है, क्षारों के जलीय विलयन, जो क्षार का जलीय विलयन है, यानी किसी क्षार को अपने वाटर में डाल देंगे तो वो जो विलयन बनेगा वो विद्युत का सुचालक होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो इसमें अपने देखते हैं ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन 2 सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं। तो जैसे कोई भी एसिड है, इसका सही उत्तर होगा, अपने पहले सही उत्तर देख लेते हैं। ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। दोनों ही कथन क्या है, सही कथन है। क्यों है सही वो देखते हैं अपने। अम्ल है, कोई भी अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसको अगर वाटर में डालेंगे ना, इसको अगर वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा। जैसे H+ और Cl-, ये आयनों में टूट गया। और किसी भी विलयन में यदि आयन्स होंगे ना तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, सुचालक होगा। ये अम्ल हो गया। ऐसे ही अपने कोई भी क्षार ले लिया, अपने कोई भी क्षार लेते हैं, जैसे कास्टिक सोडा NaOH को भी जल में डालेंगे तो ये भी अपने घटक आयनों में टूटेगा। क्या बनेगा, सोडियम प्लस और OH- बनेगा। यानी क्षार भी अपने आयनों में टूटेगा। और जिस भी विलयन में आयन्स होंगे, तो वो क्या होगा, सुचालक होगा। क्या होगा, सुचालक। इसका मतलब क्या हो गया, अम्ल और क्षार दोनों के विलयन, भले ही अम्ल का विलयन हो भले ही क्षार का, दोनों विलयन क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। प्रश्न संख्या 13, अम्लराज। अम्लराज के घटक हैं। अम्लराज किससे मिलकर बना होता है? आप ऑप्शन A, B, C, D ये देख सकते हैं। तो अम्लराज का काफ़ी बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में सीधा दे रखा है ये अम्लराज। तो अम्लराज का जो घटक है वो है ऑप्शन बी अम्लराज का घटक है। इसमें कई बार अपने को कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है कि HCl और 3 इसमें लगा देता है कि 3HNO3 यानी 3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये क्या है, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे 3 है वो दोबारा नहीं आएगा, इसमें एक बार 3 आ गया
और इसमें भी एक बार ही 3 आएगा नाइट्रिक अम्ल में, इसमें भी एक बार 3 आ गया। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसमें यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर आ गया, ये वाला क्या होगा, गलत होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत है। जिसमें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये गलत है। 3 एक ही बार आएगा और वो किसके साथ आएगा, HCl के साथ, HCl के साथ आएगा। ठीक है, ये हो गया अम्लराज। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं अपने। अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा किससे बोलते हैं? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऐसे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। या ये नाइट्रिक अम्ल को अम्लराज बोलते हैं, या एसिटिक एसिड को अम्लों का राजा बोला जाता है। अम्लों का राजा पूछा है। अम्लराज तो अपने पीछे देख लिया, अम्लराज तो ये होता है, अम्लराज को अपने देखा था, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है अम्लराज और अम्लों का राजा में। अम्लराज होता है ये वाला अम्लराज है, ये अम्लराज है ये, जबकि अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 ये क्या होता है, अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अम्लों का राजा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला H2SO4, H2SO4 अम्लों का राजा है। ठीक है। और अम्लराज, अम्लराज के बारे में एक बात NCERT में लिखी हुई है कि अम्लराज जो है वो सोने जैसी धातु को भी पिघला देता है। सोना, सोना होता है, सोने का जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी सोने जैसी धातु को भी कौन पिघला देता है, अम्लराज। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15। उद्योगों की तरक्की किस अम्ल की खपत से मापी जाती है? यानी उद्योगों में, उद्योगों का काम कैसा चल रहा है, किस एसिड की खपत से ये पता चलता है कि जो उद्योग है वो बढ़िया तरह से चल रहे हैं। तो उद्योगों में सबसे ज़्यादा यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे उद्योगों में बैटरी वगैरह में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ होता है, और भी उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो सीधा प्रश्न आएगा, उद्योगों की तरक्की कैसे मापी जाती है? NCERT की लाइन है, उद्योगों की तरक्की किस अम्ल की खपत से मापी जाती है? तो अपने को आंसर करना है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से मापी जाती है। ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ये अम्लराज अपन ने पीछे देखा ही है। प्रश्न संख्या 16, सीधा NCERT से लिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16 NCERT का प्रश्न है, जल में अम्ल या क्षार डालने पर अभिक्रिया होगी। यानी जल है, उसमें या तो अम्ल डाल दें या क्षार डालें तो अभिक्रिया कैसी होगी? उष्मा शोषी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है उष्मा क्षेपी, या फिर ऑप्शन सी उदासीन होगी। तो इसका सही आंसर है उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी होगी। उष्मा क्षेपी क्या होता है? जिसमें से उष्मा निकले। यानी ये कोई वाटर है, ये वाटर ले लिया अपने, इसमें कोई भी एसिड डाल दिया, ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड डाल दिया HNO3। तो जैसे नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो पानी में अगर अम्ल डालेंगे या कोई क्षार डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर की तरफ उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? उष्मा। कैसे पता चलेगा? इस पात्र को अपने हाथ लगा के देखेंगे ना, इस पात्र को हाथ लगा के देखेंगे अपने, तो ये गर्म होगा, इसका मतलब उष्मा निकली है। उष्मा क्षेपी, क्षेपी का मतलब है उष्मा निकलना। तो इसका सही आंसर हो गया उष्मा क्षेपी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर जो प्रश्न है वो भी अपने NCERT से लिया गया है, NCERT की बुक से। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वह विलयन उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन ए अम्लीय होगा, ऑप्शन बी क्षारीय होगा उतना ही ज़्यादा, या फिर उदासीन होगा। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये होता क्या है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ये होता है H3O प्लस, H3O और इसके ऊपर प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बनता है जैसे H2O है, H2O में H प्लस आयन आके मिल गया, H प्लस आयन आके मिल गया, तो ये क्या बनेगा? H3O प्लस, H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन आ जाए या H प्लस आयन आ जाए, किसी विलयन में यदि या तो H प्लस आयनों की संख्या बढ़े या हाइड्रोनियम आयनों की संख्या बढ़े तो हमेशा उसकी क्या बढ़ेगी? अम्लता बढ़ेगी। हमेशा उसकी क्या बढ़ेगी? अम्लता। क्योंकि अपने को पता है कि जो अम्ल होता है वो H प्लस देता है,
जो एसिड होता है वो H प्लस देता है। H प्लस मान लो या हाइड्रोनियम आयन मान लो, एक ही बात है। तो हाइड्रोनियम आयन की संख्या बढ़ेगी या H प्लस की संख्या बढ़ेगी तो उसकी क्या बढ़ेगी, अम्लीयता, उसकी क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 ये देखते हैं अपने, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम एनसीईआरटी में से लिया गया। ये देखो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी इधर जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इधर जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है इस साइड। तो जैसे H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो उसी हिसाब से क्या होगी, ये रहा बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट चलते हैं अपने, ये थोड़ा सा देख लीजिए एनसीईआरटी में से है। ये जो जठरस है, जठरस अपने स्टोमक जो होता है अपना, उसमें जठरस निकलता है, उसकी पीएच होती है लगभग 1.2, कितनी होती है, 1.2 होती है। नींबू के रस की पीएच कितनी होती है, 2.2, 2.2 होती है। शुद्ध जल की पीएच होती है 7। प्रश्न आ सकता है शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। रक्त की पीएच काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो रक्त है, रक्त की पीएच कितनी होती है, तो रक्त की पीएच होती है 7.4, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रश्न रीट 2018 में आया हुआ है। यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाब बढ़ने लग जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको तेज़ाब को ख़त्म करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसकी पीएच है 10, यानी ये बहुत ज़्यादा क्षारीय है। तो ये क्षार है अपने पेट में अम्ल बना हुआ है, तो ये जाके उसको न्यूट्रल कर देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपने को पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। इसकी पीएच होती है लगभग 14, यानी इसकी पीएच बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति होती है कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा की क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल की पीएच खालिस्तान, ये खालिस्तान है, खालिस्तान से कम होती है। यानी जो वर्षा है, अपने बोलते हैं अम्लीय वर्षा, तो किस वर्षा को अपने अम्लीय वर्षा बोलेंगे, मतलब कितनी पीएच से कम होगी उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी हुई है, तो इसका उत्तर है 5.6। अगर किसी वर्षा की पीएच अपने ज्ञात करी और उसकी पीएच 5.6 से कम आती है, 5.6 से कम आती है, तो उस वर्षा को अपने क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। उस वर्षा को अपने क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। एक पॉइंट एनसीईआरटी में और दे रखा है कि मुंह का पीएच है वो कितने से कम होने पर दंत क्षरण हो जाता है। सीधा डायरेक्ट फैक्ट है एनसीईआरटी में 5.5। अगर मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाए, गिरने लग जाए, तो अपने जो दांत हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाएगी मुंह की। प्रश्न नंबर 19 है, पेट की अम्लता को दूर किया जाता है। ऊपर आपको हालांकि बता दिया इसका, पेट की अम्लता को किससे दूर किया जाता है। तो सीधी सी बात है, पेट में अगर एसिडिटी हो रखी है तो उसके लिए अपने कोई क्षार चाहिए। ठीक है, तो अपने ऑप्शन निकाल भी सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ऑप्शन ए है। तो ये तो खुद एक एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रल नहीं कर सकता। ये है एसिटिक एसिड, तो ये भी एसिड है, ये भी नहीं कर सकता न्यूट्रल, क्योंकि एसिड तो पेट में है ही। ये है इसका उत्तर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपने देखा था इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है, इसकी पीएच होती है 10। इसका मतलब ये अत्यधिक क्या होता है, क्षारीय। ये अत्यधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पेट की अम्लता को दूर करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या थोड़ा सा ये देख लेते हैं एनसीईआरटी का। ये सिरका, सिरका में एसिड कौन सा होता है, सिरका में एसिड होता है एसिडिक एसिड। ठीक है, सिरका में एसिड कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है। संतरा, संतरा हो चाहे नींबू हो, संतरा हो चाहे नींबू हो, उसमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। यानी जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। इमली, इमली का काफ़ी बार पूछा जाता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल।
इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आ गया दही। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में होता है लैक्टिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। नींबू, आपने देख लिया, भले ही नींबू दे रखा हो, भले ही संतरा दे रखा हो, उसमें कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। चिंटी का डंक, चिंटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। चिंटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। अपने को ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। मेथेनोइक अम्ल को बोलते हैं ये फॉर्मिक अम्ल। भले ही मेथेनोइक अम्ल बोल दो, भले ही फॉर्मिक अम्ल बोल दो, कन्फ्यूजन नहीं होना कि पहले तो चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल बताया था, अब बता दिया मेथेनोइक अम्ल। ये NCERT है, आपके एग्जाम में मेथेनोइक अम्ल भी आ सकता है। तो भले ही नेटल का डंक हो, भले ही चिंटी का डंक हो, नेटल का डंक हो, भले ही चिंटी का डंक हो, दोनों में क्या है? मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसी को मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, इसी को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, इसी को ही फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, एक ही बात है। NCERT में ये दे रखा था तो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न संख्या 20, अग्निशमन। अग्निशमन यंत्रों में उपयोग किया जाता है। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, कहीं पर आग लग जाए तो वो अपने जो गैस निकलती है, एक सिलेंडर टाइप होता है, उसमें से प्रेशर से गैस निकलती है, तो उसमें किस एलिमेंट का यूज किया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर Na2CO3 है, या कैल्शियम सल्फेट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आग कैसे हो जाता है? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट में से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये जो CO3 है, यहाँ से क्या निकलेगी? सोडियम बाइकार्बोनेट से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। और अपने को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का कार्य करती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो आग का जलाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये अग्निशमन यंत्रों में उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। प्रश्न संख्या 21 है, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो। विरंजक चूर्ण होता है जो रंग वगैरह को उड़ाने का काम करता है, विरंजन का कार्य करता है। तो उस विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी तो अपने अभी देखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो अग्निशमन यंत्रों में यूज होता है, और इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये विरंजन का कार्य करता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या करता है? विरंजन का कार्य करता है। इसके अलावा जो गंदा पानी होता है, जो मैला पानी होता है, उसमें भी कैल्शियम ये विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। NCERT में सीधी लाइन है, मैं दिखाता हूँ आपको कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये रहा विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग देखिए आप, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, यानी इसका उपयोग एक तो वस्त्र उद्योग में होता है, ठीक है, एक कागज उद्योग में होता है, कागज की फैक्ट्री में होता है, और साफ कपड़ों, और कोई भी साफ कपड़ा है तो उसके विरंजन में भी यूज होता है। और एक इसका विशेष यूज है पीने के पानी, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। जो पीने वाला पानी है उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, तो उसमें यदि ये डालेंगे ना सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो उन जीवाणुओं को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, उन जीवाणुओं को खत्म कर देगा। तो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग उसमें किया जाता है। ये रहा, मैं आपको बता रहा था बेकिंग सोडा, ये रहा बेकिंग सोडा। NCERT में से आई है बेकिंग सोडा। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। बस ये रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेक क्या होता है? कोई भी चीज़ को पकाना, तो उसी से याद रखते हैं, रसोई घर में अपने क्या करते हैं? पकाने का कार्य करते हैं।
तो उसको रसोई घर में यूज़ लेते हैं स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए, उसको उसमें डाला जाता है बेकिंग सोडा को, तो इसीलिए उसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। आप एक ट्रिक है सोडियम, जैसे एक बार साफ करते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाई क्या कार्य करती है, रसोई घर में कार्य करती है। बाई कहाँ कार्य करती है, रसोई घर में। तो ये ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हैं। तो ये अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो गए, अम्ल, लवण और क्षार के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे की अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें RBSc मैथ को, और लाइक का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।